Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. Without wasting your time, let's start the new chapter of pharmaceutical engineering, that is heat transfer. For my previous video on size separation, you can click on the link in the description box or you can click on the I button also. So, आज अपन कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कहाँ पर अपन इसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एप्लीकेशन एंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और यू कैन से दैट द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र. सबसे पहले बात करते हैं हीट की. तो हीट आप सब लोगों को मालूम है कि क्या होता है. हीट एक तरीके की एनर्जी होती है हीट. तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब कोई भी फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो हीट फ्लो होती है या फिर किसी भी सिस्टम को हीट लीव कर देती है. तो थर्मोडायनेमिक में जो एनर्जी की बात करते हैं तो दो टाइप की एनर्जीज होती है. एक होता है एनर्जी स्टोरेज और दूसरा होता है एनर्जी इन ट्रांजिट. एनर्जी इन ट्रांजिट. तो जो एनर्जी इन ट्रांजिट होता है उसमें इंक्लूड होता है आपका हीट ट्रांसफ़र. तो ये हीट ट्रांसफ़र या फिर वर्क डन, ये चीज़ें आपकी इसमें आती है एनर्जी इन ट्रांजिट में. और एनर्जी इन स्टोरेज में आती है काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी. तो बहुत सारे नंबर ऑफ सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर ऑपरेशंस के, जैसे कि स्टीम, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारे हीट ट्रांसफ़र के बहुत ही ज़्यादा चीफ सोर्सेज है. It is essential to cover steam without any losses to the apparatus in which it is used. तो कोई भी विदाउट लॉसेस से अगर आपको हीट जनरेट करनी है तो आप किसी भी apparatus को यूज़ करके आप लॉसेस से बच सकते हो. The study of heat transfer process help in be assigning the plant efficiently and economically. तो अगर हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस को आप स्टडी कर लेते हो अच्छी तरीके से तो आपको प्लान की एफिकेसी या इकोनॉमिकली कैसा है वो पता चलता है. अब आते हैं हीट ट्रांसफ़र की डेफिनेशन पे. तो हीट ट्रांसफ़र बेसिकली होता क्या है आपका कि एक जगह से दूसरी जगह पे हीट का ट्रांसफ़र होना. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, आपका ये एक ए ऑब्जेक्ट है, ये आपका बी ऑब्जेक्ट है. तो सपोज़ करो कि ये जो ए ऑब्जेक्ट है ये है आपका हॉट और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका कैसा है, कोल्ड है. ठीक है. तो आपको मालूम है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, यू नो वेरी वेल. तो अब क्या होगा कि ये हीट जो रहेगी हॉट सरफेस से कूलर सरफेस की तरफ जाएगी, ट्रांसफ़र होगी. तो ये कब तक ट्रांसफ़र होगी, जब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक कि दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं आ जाते, तब तक हीट का ट्रांसफॉर्म होता रहेगा. सपोज़ करो कि इसका टेम्परेचर है आपका 100 और इसका टेम्परेचर है 50, तो टोटल कितना हुआ 1. तो ये जब तक 75 नहीं हो जाते दोनों आपस में तब तक हीट का ट्रांसफ़र होता रहेगा, जब तक कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते तब तक. तो वर्क इज़ वन ऑफ द बेसिक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन machines. The action of force on the moving body is identified as a work. So the work is done by a force as it acts upon a body moving in the direction of the force. Work transfer is considered as occurring between the system and the surrounding. Work is said to be done by a system is the sole effect on things external to the system can be reduced to the rising of the weight. तो जब कभी भी आप किसी भी एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो उस डायरेक्शन में वो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी. तो दैट इज़ कॉल्ड एज द वर्क डन. तो इसको भी क्या बोलते हैं, एक तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्म बोलते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने का
कि यहाँ पर एक बर्नर जल रहा है, एक बीकर स्टैंड है और बीकर में वाटर गर्म हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप हीट अप्लाई करते हो तो क्या होगा कि ये जो बीकर है, बीकर के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वाइब्रेशन से एनर्जी जनरेट होगी, वो जो एनर्जी जनरेट होगी वो लिक्विड जो भरा हुआ है इस बीकर में उसमें ट्रांसफ़र होगी। उनके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और टकरा के हीट को जनरेट करेंगे। ऐसे आपका पानी गर्म होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर एक आग जल रही है तो आग की वजह से क्या हो रहा है, अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हो हाथ को तो दैट इज़ कॉल्ड एज द कन्वेक्शन। और अगर कोई रॉड है जो कि गर्म हो रही है उस रॉड को आप छूते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज द कंडक्शन। और अगर आप बहुत दूर बैठे हो और वहाँ से आपको हीट मिल रही है तो वो किससे मिलती है, आपको रेडिएशन के थ्रू मिलती है, तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है आपकी। इवोपरेशन में हीट ट्रांसफ़र होता है, डिस्टिलेशन में हीट ट्रांसफ़र होता है, ड्राइंग में हीट ट्रांसफ़र होता है, क्रिस्टलाइजेशन में हीट ट्रांसफ़र होता है, स्टरलाइजेशन में हीट ट्रांसफ़र होता है। ये आपके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन से देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं इवोपरेशन की। तो इवोपरेशन क्या होता है, जब आप हीट का सप्लाई करते हो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू द वेपर। मतलब कि कोई भी लिक्विड को अगर आप वेपर में कन्वर्ट करते हो तो जो वेपर रहती है वो क्या रहती है, सब्सिक्वेंटली रिमूव हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। तो ये बेसिकली आपके वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने के काम में आती है, या आप जो अभी ये चैप्टर पर पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफ़र, इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे अपन लोग जैसे कि शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, तो उसमें भी इवोपरेशन का मेथड अपन देखेंगे। सो द हीट फ्लो कैन बी क्वान्टिफाइड सो एज टू एस्टिमेट द एफिकेसी ऑफ द प्रोसेस, कि प्रोसेस की कितनी एफिकेसी है, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए अपन हीट फ्लो को पढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन इज सप्लाइड टू अ लिक्विड मिक्सचर फॉर कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू वेपर so that the individual vapor components are condensed to another place. In case of steam distillation, steam will be in direct contact with the material. So आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका कोई भी जो लिक्विड जिसको डिस्टिल करना है वो आपने इस कॉनिकल फ्लास्क में भर रखा है, फिर यहाँ से आप नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ये आपका है कॉलम, ये आपका है कंडेंसर और यहाँ पर है आपका रिसीवर, और यहाँ पर थर्मोमीटर लगा रहता है टू चेक द टेम्परेचर। तो जिस भी लिक्विड को आपको डिस्टिल करना है वो आप इस कॉनिकल फ्लास्क में फिल करते हो, तो फिल करने के बाद में हीट अप्लाई करते हो। तो हीट जैसे अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि लिक्विड जो रहेगा इसमें इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, हीट को जनरेट करेंगे। तो हीट जनरेट करते फिर उसके बाद में ये एक टेम्परेचर के बाद में क्या होगा कि जो वाटर रहता है वो वेपर होने लग जाता है। तो वेपर होगा, वेपर होने के बाद में ये फिर कंडेंसर के थ्रू जाता है, कंडेंसर से जो वेपर्स रहती है वो क्या होगी, कंडेंस होगी, मतलब कि वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी और आप इस रिसीवर में उसको रिसीव कर लेते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब आता है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है, बेसिकली ड्राइंग आपका प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट में यूज़ होता है। तो हीट जो रहती है, हीट को आप एक कैरियर गैस के थ्रू पास करवाते हो आपके किसी भी वेट सॉलिड पे, जैसे कि आपके टैबलेट के ग्रैन्यूल्स हैं, तो ग्रैन्यूल्स सपोज़ कि दीज आर द ग्रैन्यूल्स, तो आप यहाँ पर हीट को फ्लो करवा रहे हो और ये थोड़े से वेट रहते हैं। तो वेट होते हैं तो ये ड्राई गैस जब इसके ऊपर से गुजरती है तो क्या करेगी कि इनके पास जो थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको अपने साथ में बहा के ले जाएगी। तो ये क्या रहेंगे, आपको एकदम से ड्राई मिल लेंगे जो ग्रैन्यूल्स रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस यूज़ होती है इन केस ऑफ स्प्रे ड्राइंग, हीट इज़ सप्लाइड टू द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो कोई भी सॉल्यूशन और सस्पेंशन पे आप हीट सप्लाई करते हो तो पूरी तरीके से आपको ड्राई प्रोडक्ट मिलता है। फिर मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आपको इसी प्रोसेस से मिलते हैं। अब आता है क्रिस्टलाइजेशन। तो जब आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हो, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है कि आपने एक सपोज करो कि 10 ml आपने कोई सा भी लिक्विड लिया जिसमें कि जिस के आपको क्रिस्टल्स बनाने हैं उसको आप डिज़ोल्व करते हो। तो आपने एक सॉल्यूशन लिया है 10 ml और उसमें उस सब्सटेंस को मिक्स करे जा रहे हो, जब तक मिक्स कर रहे हो जब तक कि वो मिक्स होना बंद नहीं हो जाता है।
या सॉल्युबलाइज होना बंद नहीं हो जाता है, तो उसकी वो क्वांटिटी जो सॉल्युबलाइज होना बंद हो जाए उतने में, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सैचुरेशन लेवल आ गया उसका। उसके बाद अगर आप कितने भी अमाउंट ऑफ उस मटेरियल को ऐड करोगे तो भी वो क्या होगा, मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ी सी हीट अप्लाई करते हो, तो हीट अप्लाई करने पर क्या रहता है कि आप थोड़ा और लिटिल अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस वो मिक्स कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। तो सुपर सैचुरेशन आने के बाद में आप कितना भी मटेरियल्स में मिक्स कर दो वो सॉल्युबलाइज नहीं होगा। तो ये प्रोसेस जो रहती है ये क्रिस्टलाइजेशन करवाती है। तो जब आप यानी हीट कर दिया, इसके बाद में जब आप इसको कूल करते हो, तो कूल करने के बाद में ये क्या रहेगा, आपको क्रिस्टल फॉर्म में आपका प्रोडक्ट मिल जाता है, और आप बोल सकते हो कि आपको एक प्यूरिफाइड प्रोडक्ट मिलता है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज द स्टरलाइजेशन। तो फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, autoclave are used with steam as a heating medium. Dry heat is used for the sterilization of glass apparatus and other container. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपने देखा ही है कि ऑटोक्लेव एक बहुत अच्छी मेथड है, और हीट जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है वो भी एक बहुत अच्छी मेथड है। कोई भी आपको apparatus वगैरह अगर स्टरलाइज करने हैं तो नंबर ऑफ अदर प्रोसेस भी होती है, सच एज द बॉइलिंग, excitation, sublimation and fusion also use heat. In a laboratory setup, number of equipments involved, heat is used. A few examples are जैसे कि ओवन हो गया, इंक्यूबेटर हो गया, ड्रायर हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, तो ये सारे क्या करते हैं, हीट को यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे जैसे कि इक्विपमेंट यूज फॉर द अप्लाइंग हीट, रिमूविंग हीट एंड प्रिवेंटिंग हीट लॉस। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन हीट ट्रांसफर आर अंडरस्टूड प्रॉपरली फॉर मेंटेनेंस एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द इक्विपमेंट। तो फॉर द मेंटेनिंग एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए आप हीट ट्रांसफ़र को देखते हो कि किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रही। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. I will meet you with the next video. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family member. Thank you guys. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.